हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सभी फॉर्मूला के बारे में। हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, घन के बारे में, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि घनाभ, घन और बेलन के बारे में हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ना है और क्लास 9th में ये सभी आकृतियों के बारे में पढ़ना है और क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो ये वीडियो जो है क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है। तीनों क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग एक एक आकृति के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। तो पहला नंबर हमारा क्या है? घनाभ। और घनाभ की आकृति वहां पे बनी हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से एक आकृति ड्रा कर लेते हैं। ये बन गया हमारा घनाभ। और आप लोग जानते हैं कि 3D आकृतियों में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ये हो गई लंबाई L और ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होता है। जब आप घनाभ के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज जरूर मिला होगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो आपको बता दें कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ घनाभ और घन में ही होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? पूरा स्ट्रेट होते हैं, समतल होते हैं, कहीं से भी कर्व नहीं होते हैं। अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपको इसमें और इसमें कभी नहीं बोलेगा, घन और घनाभ में। जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बोलेगा तो बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला में ही बोलेगा, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? टेढ़ा होते हैं, इस प्रकार से ऐसे गोले होते हैं। तो ये इसे वक्र बोला जा सकता है, लेकिन इसे वक्र नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग समझते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, इस प्रकार का घनाभ होता है, कमरे का आकार का, ये बॉक्स के आकार का। तो जब भी आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बोलेगा तो हम लोग ऊपर का जो छत होता है कमरे का, ये कमरे का आकार का है, छत होता है इसको, और ये फर्श, ये दोनों को काउंट हम लोग नहीं करते हैं। अर्थात जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बोलेगा तो हम लोग ये 4 दीवारों के बारे में ही बात कर रहे होंगे। यानी प्रश्न में जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो इधर का ये चारों दीवारों के बारे में बात करेगा, छत और नीचे का फर्श नहीं उसमें काउंट होता। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सभी के बारे में। आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे घनाभ का, इधर से थोड़ा सा लिख लेते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात ये सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। ऊपर के ये 6 पृष्ठ इसमें होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये 6 पृष्ठ में ये जो रूम है इसमें क्या हो रहा है? इधर का लंबाई और इधर का क्या हो रहा है? ये चौड़ाई तो होगा आयत के। हम लोगों को देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या जानकारी होना चाहिए? तो आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। L इंटू बी हम लोग जानते ही हैं। तो ये इस प्रकार का जो डब्बा है घनाभ के आकार का, इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये क्या है? L इंटू बी ही है। लेकिन ये कमरा में ये 3D आकृति है, तो इसमें ये इधर की तो लंबाई हो जा रही है, पर ये क्या हो रही है? ऊंचाई हो रही है। ठीक है, और इधर की बात करें तो ये क्या हो रही है? इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई। इधर सेम चीज, लंबाई, ऊंचाई। मतलब इसमें अगर बात किया जाए, ऊपर का जो छत होता है तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये आयत के आकार का है और ऐसे समतल भी है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। अर्थात ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और नीचे का फर्श भी लंबाई गुने चौड़ाई। और इधर का दीवार के बारे में बात किया जाए, जो लंबा है और क्या है? ऊंचा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू ऊंचाई। इधर भी लंबाई इंटू ऊंचाई। और इधर का बात किया जाए तो इधर का क्या है? ये चौड़ा है और ऊंचा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग
एक एक फलक का क्षेत्रफल निकाल करके और आपस में जोड़ देंगे तो घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ऊपर फर्श, ऊपर सीलिंग का क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्थात छत का क्षेत्रफल। तो छत क्या होता है, लंबा होता है और चौड़ा होता है। तो छत का क्षेत्रफल अगर देखें तो क्या होगा, एल इंटू बी होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हम लोग रेड से इसको लिखते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। तो एल इंटू बी, और एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एक एल इंटू बी ऊपर छत का और एक सीलिंग का, अर्थात टू क्या हो जाएगा, दो एल इंटू बी हो जाएगा। दो एल इंटू बी हो जाएगा क्योंकि ऊपर का छत का भी क्षेत्रफल एल इंटू बी और नीचे का ऊपर का छत का एल इंटू बी हो गया और फर्श का भी एल इंटू बी हो गया, प्लस एल इंटू बी प्लस, फिर हम लोग बात करें तो ये आ गया। तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इधर की क्या है, ये कमरे की चौड़ाई है और इधर की क्या है, ऊंचाई। और सेम चीज यानी कि इधर का क्या हो गया बी और इधर का एच, बी इंटू एच क्षेत्रफल हो गया। आयत के आकार का है लेकिन यहाँ रूम में इसकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई हो जा रही है। तो ऐसे कितने फलक होंगे, इधर का जो फलक होगा वही फलक इधर का भी होगा। तो बी और इधर का एच यानी कि 2BH हो जाएगा, इधर का भी क्षेत्रफल और इधर का भी क्षेत्रफल। और अगर बात करें फिर इसका क्षेत्रफल तो ये क्या हो जा रहा है, लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये कितने हो जाएंगे, इधर की भी लंबाई इंटू ऊंचाई और इधर का भी लंबाई इंटू ऊंचाई, तो 2LH। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकला। अब यही चीज में क्या कर देता है, इसमें कॉमन ले लेता है, सब जगह पे 2 है तो 2 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग निकाले हैं, एक एक आयत का क्षेत्रफल निकाल करके यहाँ पे जो लंबाई है उसको लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई है उसको चौड़ाई लिखेंगे, जो ऊंचाई है उसको ऊंचाई लिखेंगे और जो यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई दी गई सबका क्षेत्रफल निकाल करके यहाँ पे जोड़ देना है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग इससे पहले पढ़े हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का छत और नीचे का स्लीन गायब हो जाएगा। अर्थात ऊपर का छत का क्षेत्रफल क्या था, एल इंटू बी और नीचे का भी एल इंटू बी, अर्थात हमारे पास ये एल इंटू बी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो शेष बच जाएगा क्या चीज, 2BH। फिर यहाँ पे हम लोग रेड से लिखते हैं, ये ऊपर का छत निकल गया एल इंटू बी लंबाई गुने चौड़ाई और नीचे का स्लीन निकल गया, ये भी एल इंटू बी है। तो यहाँ पे सिर्फ बच जाता है 2BH प्लस 2HL। तो 2BH प्लस 2HL लिख ले या LH लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे HL लिखा हुआ है LH लिखा हुआ है तो गड़बड़ा नहीं है, क्योंकि 2 गुने 3 करेंगे या 3 गुने 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ फॉर्मूला वही हम लोग यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और समझने में भी कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2LH, कोई दिक्कत, 2LH नहीं 2HL दिया हुआ होगा कहीं पे भी, या LH भी लिख सकते हैं। तो फिर इसमें वही चीज आता है क्या, 2 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे H दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग 2 और H को बाहर निकाल लेंगे तो बच जाएगा B प्लस L। और आपका बुक में जो इसका दिया हुआ होता है, जो बुक में आपका फॉर्मूला दिया हुआ होगा वो क्या लिखा हुआ होगा, ये चीज कि 2 इंटू एल प्लस बी कीजिए या बी प्लस एल कीजिए, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। तो एल प्लस बी इंटू एच, यही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके बुक में दिया गया है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के आयतन के बारे में। इसी में समझने में इतना समय लग रहा नहीं, तो बाकी सारा जो है हम लोग बहुत इजीली समझ लेंगे। आप यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। आयतन निकालने का यहीं से हम लोग क्या सीखेंगे, एक ट्रिक सीखेंगे कि आयतन कैसे निकाला जाता है। आयतन निकाला गया है अर्थात जो इस प्रकार की आकृति होती है, जिसकी नीचे जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतना ही लंबाई चौड़ाई ऊपर भी होता है, मतलब एक समान आकृति होता है, नीचे जितना है चौड़ा और लंबा ऊपर भी उतना ही चौड़ा लंबा। तो उसका हम लोग क्षेत्रफल, अरे उसका आयतन जब भी हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले भाग का, नीचे वाले पृष्ठ का
क्षेत्रफल निकाल करके और उसके ऊंचाई में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये यही होता है घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल L इंटू बी, अर्थात नीचे वाला का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, फर्श का क्षेत्रफल, और इसकी ऊंचाई में हम लोग क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं इससे। तो इसका घनाभ का आयतन क्या हो जा रहा है, L इंटू बी इंटू एच। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। घनाभ का आयतन क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। बस हम लोगों को तीन ही फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है घनाभ के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको मिटाएंगे तभी दूसरा आकृति घन के बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आकृति नंबर 2 यानी कि घन के बारे में। तो दूसरा नंबर आकृति क्या है हमारा, घन का आकृति है। और यहाँ पे घन की आकृति बनाई गई है दूसरे नंबर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक रफ घन की आकृति तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार का घन जो होता है, घन के सभी फलक जो हैं वो किस आकार के होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम लोगों को वर्ग के फॉर्मूले के बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और यदि आप भुजा को कहीं कहीं बुक में ए मान लेता है तो यहाँ पे लिख देता है ए स्क्वायर, एल मान लेता है तो एल स्क्वायर लिख देता है। तो हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का घनाभ हमारे पास एक बनाया हुआ डब्बा, जिसमें 6 फलक, इसमें भी घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, घन में भी 6 फलक होते हैं। इस प्रकार का भी रूम होता है और घनाभ के आकार का भी रूम होता है। तो इसका जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे एक एक फलक का, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई तीनों चीज इसमें भी है। लंबाई इधर की मान लीजिए आप तो L, और ये मान लीजिए क्या चीज H, और इसको मान लीजिए आप क्या चीज, ये तो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है B। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आपको बुक में सब जगह पे A लिख दिए, ये लिख देगा, कहीं पे भी A लिख देता है, या फिर आप माने तो इसको भुजा मानकर चल सकते हैं। तो हम लोग हिंदी में बार बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो आप लोग सब जगह पे यहाँ पे हम लोग भुजा बराबर क्या मान लेते हैं, भुजा बराबर मान लेते हैं ए। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम लोग जब भी इस घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, एक फलक भुजा का स्क्वायर, इधर भी भुजा का स्क्वायर, इधर भी भुजा का स्क्वायर, इस फलक का क्षेत्रफल भी भुजा का स्क्वायर, इसका भी भुजा का स्क्वायर, और इसका भी भुजा का स्क्वायर, अर्थात 6 फलक हैं। तो हम लोग घनाभ नहीं घन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। और 6 पृष्ठ किसके आकार का है, वर्ग के आकार का। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा को हम लोग ए माने हैं तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक फलक का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ए स्क्वायर, 2 फलक के बारे में, दूसरे फलक के बारे में बात करेंगे तो उसका भी ए स्क्वायर, तीसरा का भी ए स्क्वायर, चौथा का भी ए स्क्वायर, पांचवा का भी ए स्क्वायर, और छठा का भी ए स्क्वायर होगा। 6 फलक तो 6 ए स्क्वायर, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ए स्क्वायर। यही आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पुस्तक में दिया गया है। ये क्लास 8 में पढ़ना है और क्लास 9th में भी पढ़ना है इसके बारे में। 10th में भी इसका उपयोग हम लोग कहीं कहीं करते हैं। एक दो एक्सरसाइज में हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, इसके फॉर्मूला का यूज करना है। अब हम लोग पढ़ते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये ऊपर का और नीचे का भाग हम लोग काउंट नहीं करते हैं, अर्थात जो सीलिंग है उसको और ये फर्श को हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लोगों को इसमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर का जो सीलिंग है इसका क्षेत्रफल गायब हो जाएगा और नीचे का फर्श का भी क्षेत्रफल गायब हो जाएगा। यानी कि 2 फलकों का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 4 ए स्क्वायर, 4 फलक बच जाएंगे। तो 4 ए स्क्वायर क्या होता है, घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन का जब हम लोग बात करें, घन
का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन अभी हम लोग घनाभ में पढ़े थे कि नीचे वाला का हम लोग क्षेत्रफल निकालकर जब जो लंबाई चौड़ाई नीचे फर्श का दिया गया है वही लंबाई चौड़ाई सीलिंग का भी हो, तो हम लोग नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल करके इसकी ऊंचाई में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, नीचे वाला का क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर हम लोग लिख दिए नीचे वाला का क्षेत्रफल, और इसकी ऊंचाई भी क्या है, सेम चीज है, ऊंचाई भी क्या है, भुजा ही है अर्थात ए है। तो इसका आयतन क्या हो जाता है फाइनल, आप पुस्तक में देखेंगे तो ए क्यू, और इसको भुजा क्यू भी लिख देता है, भुजा का क्यू। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन का फॉर्मूला आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आकृति नंबर 3 के बारे में। तो आकृति 3 में हम लोगों को क्या दिया गया है, बेलन। तो हम लोग अब पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन का एक फिगर हम लोग यहाँ पे रफ में ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया ये बेलन। बेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेलन में क्या होता है, ये बेलन हम लोग जब बनाते हैं तो इस प्रकार का एक पेपर ले लीजिए, आपको ये क्लास 8 में मिल जाएगा इसका डिटेल कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। इस प्रकार का एक हम लोग आयताकार सीट ले लेते हैं और इसको जब आप रोल करेंगे अर्थात गोल मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन का आकृति बन जाता है। ठीक है, तो बेलन का आकृति बन जाता है। तो हम लोग इस आयत के आकार का, ये आयत का आकार का पेपर है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये जो हम लोग मोड़ने के बाद जो ये वाला भाग है वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेलन की परिधि। ये वाला हिस्सा बनता है ये गोल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर आप लोग जानते होंगे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज, 2 पाई आर। वृत्त का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों के बारे में हम लोगों को जानकारी रखना होगा बेलन के बारे में पढ़ने के लिए, और इसका यूज हम लोग शंकु में भी करेंगे, गोला में भी करेंगे और अर्धगोला में भी करेंगे। तो आयताकार सीट को जब हम लोग रोल करते हैं, मोड़ते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाता है, वृत्त की परिधि का आकार ले लेता है, ये इस प्रकार का। अर्थात वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या हो गया, लंबाई हो गया 2 पाई आर, और इसको ये क्या होता है, ये बेलन की ऊंचाई ही रहती है। ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, इसको जब आप सटाएंगे तो ये ऊंचाई यानी कि h ये रहेगा। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन में आप लोगों को, हम लोग जब घनाभ पढ़ रहे थे तो इसी में हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि घनाभ और घन में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये सब राउंड होते हैं तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसके किनारे किनारे का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ऊपर से भी ये खुला रहेगा और नीचे से भी ये बेलन क्या रहेगा, खुला रहेगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या भी होता है। तो यहाँ पे आर आया है, इसमें भी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ऊंचाई के बारे में भी बात करेगा, इसको हम लोग h मानते हैं, यहाँ पे h लिखे हुए भी है। तो अब अगर इस प्रकार के आयत का अगर हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2 पाई आर, लंबाई और गुना में चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, h। तो 2 पाई आर इंटू, अगर आप समझे तो यहाँ पे गुना में भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू h, यानी कि फाइनल आ जाएगा 2 पाई आर h। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप समझ पा रहे होंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो इस प्रकार के दो वृत्ताकार फलक को हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर से और एक नीचे से क्या कर देंगे, ढक देंगे। अर्थात इस सिलेंडर को, इस पाइप को ऊपर से यहाँ से वृत्ताकार फलक से बंद कर दिया जाएगा और यहाँ से भी वृत्ताकार फलक से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्त जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास दिया गया है 2 पाई आर एच, इसी में हम लोग जोड़ देंगे एक नीचे से वृत्त का क्षेत्रफल और एक ऊपर से वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर ऊपर से हो जाएगा और एक पाई आर स्क्वायर नीचे से हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और इसमें से हम लोग कॉमन देखते हैं क्या है? 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर। तो आपके पुस्तक में यही फॉर्मूला बना दिया है 2 पाई आर इंटू एच प्लस एक आर यहां से निकल गया तो सिंगल आर बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। क्या चीज? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही आपके पुस्तक में दिया गया है। तो यहां तक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको समझना है और ध्यान में कॉन्सेप्ट को रखना है। अपने माइंड में कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को ये सब फॉर्मूला याद करना होगा। वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, फिर हम लोग आयत का क्षेत्रफल, आयत के परिमाप, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ये सारा फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इन सब फॉर्मूले को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेलन का आयतन। तो हम लोग आयतन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। तरीका क्या होता है? इसमें भी वही चीज, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई या जो एरिया जो है, जो क्षेत्रफल इसके निचले सिरे का है, वही क्षेत्रफल इसके ऊपरी सिरे का भी है। बेलन ऊपर और नीचे दोनों क्या होता है? समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होता है। तो ये इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा कि नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल करके और इसकी ऊंचाई में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग नीचे वाला का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो नीचे क्या चीज है? एक वृत्ताकार फलक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई क्या है? एच। तो ये फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही आपका बेलन का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु के बारे में, और शंकु के बारे में हम लोग इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शंकु का जो क्षेत्रफल, इसका आयतन है, ये बेलन के आयतन से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शंकु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार का शंकु होता है। अब शंकु में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, और शंकु का आयतन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शंकु में यहाँ पे निचला सिरा जो होता है, निचला जो आधार है क्या है? वृत्त के आकार का है। तो इसमें त्रिज्या होगी, इसमें एक ऊंचाई होती है जिसको हम लोग एच कहते हैं, और यहाँ पे ये जो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी होती है एल। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर जो भी निकालना होता है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग, ये क्या हो गया? सामने वाला समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, आप लोग जानते हैं, यानी कि कर्ण की जगह पे क्या है? एल। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला का आप लोग यूज करके जब आपको एच की आवश्यकता होगी, एच आप निकाल लेंगे, आर की आवश्यकता होगी तो आर को एक तरफ रखेंगे, एच को, बाकी सबको एक तरफ करके आर भी निकाल सकते हैं, एच भी। यही फॉर्मूला है इसका ऊंचाई और त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग एल बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और एच होता है शंकु की, यहाँ पे एच क्या है? ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है, और आर बराबर त्रिज्या आप लोग जानते ही हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने का, ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में। आपको सिर्फ ध्यान रखना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका जो हम लोग इसके बारे में अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, और इसके बारे में आप लोगों को समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो क्लास 8 की पुस्तक में आप इसको देख सकते हैं। 9th में भी इसके बारे में डिटेल में समझाया है, आप वहां पे जाके देखेंगे तो एक एक टुकड़ा के बारे में, इसको काट काट करके कैसे इसका क्षेत्रफल फाइंड किया जाता है, वो हम लोगों को पिछले क्लास में पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना है, और 8th क्लास में तो शंकु के बारे में नहीं पढ़ना है, बेलन तक ही पढ़ना है। तो आपको 9th क्लास में इसके फॉर्मूला का डिटेल आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आपको सिर्फ
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। बस ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको इसका आयतन और आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आराम से याद हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर बात करें हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये शंकु है, वक्र पृष्ठ में इसके साइड साइड का सिर्फ निकलता है बाहरी का, जिसको हम लोग बाहर से स्पर्श कर सकते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक नीचे से वृत्ताकार फलक ऐड कर दिया जाता है। तो वृत्ताकार फलक ऐड कर दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पाई आर एल में एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे बस, और यहाँ पे जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं और बाकी हम लोग का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है? पाई आर, और यहाँ पे भी पाई आर। तो ये पाई आर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बच जाएगा। और आपके पुस्तक में यही देता है, एल प्लस आर हो गया। आपके पुस्तक में इसको इस तरीके से लिख देता है, कैसे? पाई इंटू एल प्लस आर, और इधर से एक गलती हो रहा है क्या यहाँ पे, पाई आर हम लोग कॉमन ले लें, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ऐसे भी देता है पाई इंटू एल प्लस आर, और इधर से भी कभी त्रिज्या लिख देता है, इधर आर लिख देता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया किसका? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और इसके आयतन के बारे में बात करें तो हम लोगों को, अगर आप लोगों को ये बेलन का आयतन याद रहेगा कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो आप शंकु का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन बराबर क्या होता है? जो शंकु का आयतन होगा और जो बेलन का आयतन होगा, यदि हम लोग ध्यान से समझेंगे, पुस्तक में भी दिया गया है इस चीज के बारे में, पुस्तक में डिटेल में पढ़ाया हम लोगों को। तो अगर समान ऊंचाई की शंकु और समान ऊंचाई की एक बेलन और समान ऊंचाई का शंकु हो, जो दोनों की ऊंचाई क्या हो? बराबर, दोनों की ऊंचाई बराबर हो और दोनों की त्रिज्या भी क्या हो? बराबर हो। तो अगर इसके आयतन के बारे में बात किया जाए तो शंकु से अगर 3 बार आप पानी भर के इस बेलन में डालते हैं, जिसकी ऊंचाई दोनों की बराबर होनी चाहिए, त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इससे अगर 3 बार आप पानी भर के बेलन में डालते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और ये 3 बार में पूरा भर रहा है, अर्थात इसका जो आयतन होगा, बेलन का आयतन, उसके 1/3 के बराबर क्या होगा? शंकु के आयतन। तो बेलन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच का कितना होगा? शंकु 1/3 होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1/3। यही होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्मूला में। और हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके आगे गोला और अर्धगोला के बारे में। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा? रफ करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला और अर्धगोला के बारे में। तो आकृति नंबर 5 यानी गोला। तो गोला हम लोग यहाँ पे इस प्रकार का गोला बना लेते हैं। फिगर अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग समझे गोला किस प्रकार के गोले के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। 3D आकृति, यानी कि फुटबॉल को आप ले सकते हैं, या फिर केस्को का जो गोला होता है, केस्को गेंद जो होता है, उसको आप लोग ले सकते हैं। और गोला को जब आप बीच से काटेंगे, या आप समझिए कि जो केस्को का बॉल होता है, जो जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसको जब ज्यादा यूज हम लोग कर देते हैं तो बीच से फट जाता है, तो बिल्कुल इस अर्धगोले का आकार ले लेता है, वो आधा आधा हो जाता है, अर्धगोला हो जाता है। तो इसमें भी आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, वो होगा क्या चीज? गोले का, और आप लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझे गोला में, यहां से यहां तक क्या होता है? गोली की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या यहां से चारों तरफ क्या होगी? बराबर होगी। सब के सब क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण, या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी बोलेगा, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, तब भी हम लोगों को पूरा ही निकालना है ये, क्योंकि सभी तरफ से गोला है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे किसमें? अर्धगोला में पढ़ेंगे। गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों का फॉर्मूला
एक ही होता है, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, क्या होता है, 4πr² होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। आपको गोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आकृति नंबर 6 के बारे में हम लोग साथ साथ में डिटेल पढ़ते जाएंगे डिटेल में। तो अर्धगोले का अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, गोले का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं भी बोले, सिर्फ बोले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहीं पे अर्धगोले के बारे में भी पढ़ते जाएंगे साथ में। ये हो गया गोला और ये हमारा रहा क्या चीज, अर्धगोला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अर्धगोले के बारे में भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसी को जब हम लोग आधा बीच से काट देते हैं तो क्या बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। यानी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही और उसका आधा क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अर्धगोले का, अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेगा तब भी हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे, जब तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना बोल दे। क्योंकि अर्धगोला क्या होता है, यहाँ ऊपर से खुला होता है और गोला कहीं से भी खुला नहीं होता है, इसलिए हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस भाग का, और यहाँ पे परिधि होता है वृत्त का, ये ऊपर से खुला होता है, बंद नहीं होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा यानी कि 2πr²। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ऊपर से एक वृत्ताकार फलक जुड़ जाएगा, यानी वृत्ताकार फलक से इसको हम लोग क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और इसी में ऊपर से क्या जुट जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो πr² जुट गया तो क्या हो जाएगा, इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और 1πr², कितना हो जाएगा, 3πr²। ये फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए किसका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोले के आयतन के बारे में। तो गोले का आयतन यानी इसके अंदर कितना हवा आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, तो ये सभी तरह से पैक है, ठीक है। तो इसके अंदर यानी एक प्रकार का जो गेंद होता है, फुटबॉल होता है, उसमें हम लोग कितना हवा भर सकते हैं, वो उसका आयतन हो जाएगा। तो गोले के आयतन का भी फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा कि इसका आयतन होता है 4/3πr³। और गोले के आयतन का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, इसका आधा कर देंगे, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये जो गोले का आयतन है 4/3πr³, इसमें हम लोग भागा दे देंगे कितना से, 2 से भाग देंगे तो ये 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी फाइनल क्या आ जाएगा, 2/3πr³। ये हमारा अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला आ गया। तो आप लोगों को ये घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला का फॉर्मूला जितना भी है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको एक बार फाइनल यहाँ पे लिख लेंगे कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं, कौन कौन फॉर्मूला हम लोग पढ़े, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में जितना भी फॉर्मूलों को पढ़े हैं उसको हम लोग यहाँ पे एक बार फाइनल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, घनाभ के बारे में पढ़े हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े वीडियो में, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्लास 8 में भी हम लोग को पढ़ना है। और हम लोग पढ़े हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, सिर्फ ऊपर से LB ऊपर और नीचे वाला गायब हो जाता तो क्या बच जाता है हम लोग के पास, 2 इंटू LB L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला हो जाता है यहां से यहां तक। और फिर घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है। और फिर हम लोग पढ़े हैं घन के बारे में, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे सब फॉर्मूला को लिख लेते हैं एक बार। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और भुजा को हम लोग क्या माने थे, A, तो 6A स्क्वायर लिख सकते हैं। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर। और घन का आयतन, तो घन के आयतन बराबर क्या पढ़े हैं, भुजा का क्यूब यानी कि A का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बेलन। तो बेलन में भी हम लोग क्या पढ़े हैं, बेलन का सबसे पहले पढ़े थे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हम लोग फाइंड किए थे, 2 पाई RH। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, इसी में हम लोग क्या जोड़ लिए थे, प्लस में 2 पाई RH और प्लस में 2 पाई R स्क्वायर को जोड़े थे, यानी कि फाइनल 2 पाई R इंटू H प्लस R। आपको जब भी याद नहीं रहे तो सिर्फ आप इसको याद रखें। इसको कैसे याद करना हम लोग पीछे वीडियो में सीखे ही हैं। और यहाँ से कॉमन ले ले 2 पाई R और H प्लस R बच जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिए हम लोग। तो बेलन का अब क्या बच जाता है, आयतन। तो बेलन के आयतन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आयतन यहाँ पे गलती लिखा रहा है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हम लोग क्या पढ़े हैं, नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल करके यानी कि पाई R स्क्वायर और ऊंचाई में गुना कर देते थे H। अब हम लोग पढ़ेंगे शंकु। तो शंकु का क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। और इसी में नीचे से क्या जोड़ देते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग एक नीचे से पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको फाइनल हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है एल प्लस आर। यही फॉर्मूला आपके बुक में दिया गया है। और शंकु का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं गोला का। तो गोले का संपूर्ण या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सिर्फ लिखे हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का यहाँ पे लिख लेते हैं, गोले का आयतन नहीं, अब अर्धगोले, अर्धगोला हम लोग इसके साथ साथ ही पढ़े थे ना। तो अर्धगोला लिखते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग सीए से भी बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे छूट रहा है वक्र, तो हम लोग जोड़ लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर
और फिर हम लोग लिख लेते हैं गोले नहीं अर्धगोले का संपूर्ण ना, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टी से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर में एक और जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर ऊपर से, तो ये फाइनल क्या बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोगों का बच गया लास्ट गोले का आयतन। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं 4/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोले का आयतन अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, तो इसका आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। इतना फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक एक फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को पीछे बता दिया गया है डिटेल में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और पीछे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो एक भी फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे, आप इस फॉर्मूला को आराम से बना सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाए, क्या चीज CSA और TSA के बारे में। तो CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है आपको, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो बिना स्किप के बिना भगाए। तो आप इसका नोट डाउन ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक फॉर्मूला को हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, और ये फॉर्मूला आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, और आगे भी चल करके इस फॉर्मूला का यूज हम लोगों को करना है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ठीक है।